हेलो दोस्तों, पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए 12th और 10th दोनों इसे सिलेबस पढ़ना है जो पढ़ा रहे हैं। अयस्कों का सांद्रना शुरू कर रहे हैं। धातु कर्म जो चैप्टर मेटलर्जी पढ़ा रहे थे उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अयस्कों का सांद्रना। पीछे जो है कुछ चीज़ें डिस्कस किया गया था उसमें कि अगर अयस्क है उससे शुद्ध धातु हम लोग प्राप्त करेंगे तो उसका क्या स्टेप था। तो उसके लिए 3 स्टेप आप लोग को डिस्कस कर दिया गया है और वो 3 स्टेप में से सबसे पहला था इसमें अयस्कों का सांद्रण। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वास्तव में अयस्कों का सांद्रण होता क्या है ना। अयस्कों का सांद्रण जो है क्या है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ देख लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई अयस्क है, अब एक इस तरह का ये वाला अयस्क है तो इसको पृथ्वी से हम लोग निकाले होंगे और पृथ्वी से निकाले हैं तो इसमें मतलब धातु भी होगा, मेटल है ना, और इसमें इम्प्यूरिटी कुछ ना कुछ अशुद्धि भी आपका होगा। इसमें मेटल और इम्प्यूरिटी दोनों रहेगा, धातु भी होगा और अशुद्धि भी होगा। अच्छा, अब सबसे पहले आपको इसमें समझना है कि अगर ये वाला अयस्क है ना, ये जो है आपका ओर है अयस्क है और ये यदि आपका अयस्क है तो इसमें धातु और अशुद्धि दोनों है, लेकिन अयस्क होने के कारण इसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम रहेगा, है ना। इसमें धातु की मात्रा अधिक रहेगा और अशुद्धि की मात्रा कम रहेगा। अच्छा, एक और सिचुएशन ये है कि देखिए अयस्कों का सांद्रण का अर्थ क्या होता है ये बताइए। इसमें अशुद्धि है या नहीं? अब एक सर ऑब्वियसली इसमें अशुद्धि रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो अशुद्धि रहेगा। जब पृथ्वी से इसको निकालिएगा, पृथ्वी के अंदर ये दबा हुआ है और जब उसको पृथ्वी को खोद कर इसमें से निकालिए तो इसमें कंकड़ पत्थर है ना, मिट्टी बालू पांका इस तरह से बड़ी सारा रहेगा। तो इसमें जो बड़ा बड़ा अशुद्धि होता है, इस बड़े बड़े अशुद्धि को इसमें से बाहर कर लेना, इस अयस्क में से बड़े बड़े अशुद्धियों को बाहर कर लेना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। नहीं, आप खुद समझ रहे हैं कि जो अयस्क है इसको पृथ्वी से आप डायरेक्ट निकाले हैं, है ना, पृथ्वी को खोदे हैं उसके बाद उस अयस्क को निकाला गया है, तो निकालिएगा तो इसमें अशुद्धि जो रहेगा, बड़ा बड़ा जो भी अशुद्धि रहेगा, उस बड़े बड़े इसमें बड़ा बड़ा और छोटा छोटा हर एक प्रकार का इसमें इम्प्यूरिटी होगा, हर एक प्रकार का अशुद्धि होगा। लेकिन आपको यहाँ समझना ही है कि इस अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को, है ना, इस बड़े बड़े जो अशुद्धियां रहेगा उस बड़े बड़े अशुद्धियों को अलग करना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। तो जब भी कभी सांद्रण की आपको बात करता है तो ये समझिएगा कि अयस्क से हम लोग अशुद्धि को हटाते हैं, लेकिन किस प्रकार की अशुद्धि को? तो जो बड़ा अशुद्धि आपका बड़ा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। जो बड़ा बड़ा इस तरह बड़ा बड़ा अशुद्धि मतलब कंकड़ पत्थर जो रहता है इसमें, है ना, मिट्टी बालू पांका ये सब रहता है, उसको अलग करेंगे तो उसी को हम लोग नाम देते हैं अयस्कों का सांद्रण। तो सबसे पहले ये लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन कि अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं और अयस्कों के सांद्रण करे के केगो विधि है ना, कितने विधि है। क्वेश्चन ये आपका रहेगा कि अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं और अयस्कों के सांद्रण करने की कितने विधि हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख देंगे? तो इसका डिफिनेशन ये लिख देना है कि अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को अलग करना है। अयस्क में जो उपस्थित बड़ा बड़ा अशुद्धि होगा, इस बड़े बड़े अशुद्धियों को अलग करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। ध्यान आपको रहेगा। अब आइए, हाँ चलिए, तो अयस्कों का सांद्रण क्लियर हो गया है। अब अयस्कों के सांद्रण के टोटल 5 विधि होता है। इस 5 विधि में सबसे पहला विधि क्या है? यहाँ देख लीजिए क्या है, हाथ से चुनकर। ये जो यहाँ पर पहला विधि है उसमें है हाथ से चुनकर। अच्छा, दूसरा विधि क्या होता है? तो गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि। तीसरा है चुंबकीय पृथ्वीकरण। चौथा है फेन उत्प्लावन विधि। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, आपका यही पूछेगा, आपके सिलेबस में ही आपको पढ़ना भी है सबसे अधिक। ये सब कुछ पढ़ना होना नहीं है। निच्छालन भी एक रासायनिक विधि होता है, इसके बारे में लीचिंग इसको कहते हैं। तो यहाँ आपको समझना है कि 5 विधि। सबसे पहले क्वेश्चन आपको लिखना है कि अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं और इसके कितने अयस्कों के सांद्रण करने के टोटल केगो विधि है जो। तो इसके मतलब अयस्कों के सांद्रण के कुल कितने विधि हैं। आंसर में क्या लिखेंगे? पहले अयस्कों के सांद्रण लिखना है, लिख डैश देना है, उसमें यह को कह देना है कि किसी अयस्क में या अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को अलग करना है। अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को अलग करना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। और अयस्कों के सांद्रण के कुल 5 विधि है। 5 विधियां पहले आराम से लिख लीजिएगा, हाथ से चुनकर। गुरुत्वीय पृथ्वीकरण, गुरुत्वीय समझते हैं गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के साथ होता है ना, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण है तो इसमें पृथ्वी का हम लोग यूज करने वाले हैं। गुरुत्वीय पृथ्वीकरण करना मतलब अलग करना। गुरुत्वीय पृथ्वीकरण, चुंबकीय पृथ्वीकरण, इसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय पृथ्वीकरण इसमें हो जाएगा। फेन उत्प्लावन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, फेन उत्प्लावन। इसके बाद लीचिंग। अब जो है हम लोग एक जो है ना, इसमें जो 5 विधि है, 5 विधि को अब हम लोग एक करके सबको डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, इसका आंसर लिखने के तरीका समझा दिए हैं। अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं, अयस्कों के सांद्रण करने के कुल कितने विधि हैं।
अयस्कों के साधन का परिभाषा क्या लिखेंगे? आप ये लिखिएगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करना नहीं है, अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को, जो इसमें मिट्टी बालू पाका कंकड़ पत्थर जो होगा उसको अलग करना है। अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को अलग करना अयस्कों का साधन कहलाता है। चलिए, अब अयस्कों के साधन आपको समझ में आ गया है। अब अयस्कों के साधन का जो विधि है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो 5 को आप विधि लिखी है, तो 5 विधि में सबसे पहले क्या है? तो यहाँ है हाथ से चुनकर। साधन कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हाथ से चुनकर। अच्छा, मान लीजिए कोई वस्तु आप निकालते हो पृथ्वी के अंदर से, मान लीजिए एक वस्तु है, इसको आप पृथ्वी के अंदर से निकाले हैं, तो इसमें जो भी बड़ा बड़ा शुद्धि रहेगा उसको हाथ से चुन के उसको अलग कर देंगे हम लोग। ये क्लियर है? तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है। हाथ से चुनकर हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये कहना है कि अयस्क में उपस्थित जो बड़े बड़े अशुद्धि हाँ, आप लिखिए इसको कि अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं, जिसे हाथ से चुनकर सांद्रण कहते हैं, है ना? जिसको क्या कहें कि हाथ से चुनकर उसको सांद्रित हम लोग किए हैं। तो अयस्क में उपस्थित जो भी बड़ा बड़ा अशुद्धि उसमें लगा रहेगा, इसको आप पृथ्वी से निकालिएगा, तो इसमें जो भी बड़ा बड़ा मिट्टी बालू पाका रहेगा उसको हाथ से चुनकर आप अलग कर दीजिएगा। तो हाथ से चुनकर उन्होंने क्या कहना है? ये कहना है कि इस विधि में अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है ना। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं? अयस्क में उपस्थित जो भी अशुद्धि है उसको हाथ से हम लोग अलग कर लेते हैं, हाथ से अलग कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये दोनों एक ही साथ आपको खत्म हो जाएगा, है ना? यहाँ जो है गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि है, एक चुंबकीय पृथ्वीकरण है, तो ये दोनों विधि आपको एक ही साथ खत्म हो जाएगा। और ये आपको समझना है कि इस दोनों विधि में हम लोग बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करते हैं। तो बेल्ट और पुल्ली क्या है? तो देखिए, बेल्ट और पुल्ली क्या रहेगा। जिसे यहाँ समझिए, एक छोटा सा यहाँ पर एक पुल्ली है ना? अब एक यहाँ पर है एक बड़ा सा पुल्ली, इस पे लगा दिए हैं बेल्ट, फीता आप समझते हो, है ना? जो गेहूं पिसाने जाते हो वहां पर इस तरह से रहता है, पुल्ली लगा रहता है, इस पर फीता इसे लगा देते हो, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पुल्ली हो गया है, ये वाला बेल्ट है। तो बेल्ट और पुल्ली ध्यान रहेगा। यहाँ पर ये बेल्ट है, ये आपके लिए बेल्ट हो गया है, ये दोनों आपके लिए पुल्ली है, ध्यान रहेगा, बेल्ट और पुल्ली है। अच्छा, ये दोनों विधि में हम लोग बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना आपको। ये दोनों विधि में अगर आपको गुरुत्वीय पृथ्वीकरण द्वारा सांद्रण करना हो, चाहे चुंबकीय पृथ्वीकरण द्वारा सांद्रण करना हो, तो इस दोनों विधि में ही हम लोग बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें करते क्या है। जैसे मान लीजिए आप गुरुत्वीय पृथ्वीकरण द्वारा सांद्रण करना चाहते हैं, तो इस विधि द्वारा सांद्रण हम लोग तब करते हैं जब, यहाँ देखिए आप खुद समझिए कि यहाँ पर अयस्क है, आपका अयस्क है, ध्यान से इसको समझिएगा। अयस्क में है क्या क्या सर? तो आप ये कहिए कि सर अयस्क में दो चीज, इसमें धातु भी है, मेटल भी है, और इम्प्योरिटी भी है, मतलब इसमें अशुद्धि भी हम लोग के पास है ना? दोनों होता है, धातु भी है और अशुद्धि भी है। अच्छा, ये आप इसमें समझिए कि गुरुत्वीय पृथ्वीकरण का प्रयोग हम लोग को तब करना है जब धातु आपका भारी और अशुद्धि हल्का रहेगा, है ना? धातु भारी हो और अशुद्धि हल्का हो, या हम लोग ये कहते हैं कि इसमें धातु हल्का रहे और अशुद्धि आपका भारी, दोनों में से कोई एक भारी होना चाहिए। अयस्क है तो इस अयस्क में धातु और अशुद्धि दोनों होगा, है ना? मेटल इम्प्योरिटी दोनों आपका है। अब यहाँ आपको ये समझना है कि इस गुरुत्वीय पृथ्वीकरण का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब ये दोनों में से कोई एक हल्का या भारी होना चाहिए। जैसे अगर धातु भारी है तो ये हल्का आपका हो जाएगा, चाहे अगर अशुद्धि आपका भारी है तो यहाँ पर धातु को आपको हल्का होना चाहिए, तब हम लोग गुरुत्वीय पृथ्वीकरण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि एक अयस्क है जिसमें धातु जो आपका है यह भारी है, धातु यहाँ पर क्या है, इसको भारी मान लेते हैं, धातु को भारी मान लेते हैं, तो अशुद्धि हल्का रहेगा इसमें। अब क्या कीजिए कि जो अयस्क आप निकाले हैं पृथ्वी के अंदर से, पहले उसको पीस दीजिए। अब पीस के उसको पाउडर बना देना है, आटा जैसा उसको कर देना है, पाउडर जैसा उसको कर देना है। सबसे पहले अयस्क को, इस दोनों विधि में ध्यान रखना है, दोनों सेम ही विधि है, दोनों में कोई अधिक का डिफरेंस नहीं है। आपको ये समझना है कि गुरुत्वीय पृथ्वीकरण पढ़िए चाहे चुंबकीय पृथ्वीकरण, दोनों में आपको बेल्ट पुल्ली का प्रयोग करना है। जो अयस्क रहेगा उसको पीस देना है, पीस के पाउडर बना देना है। अब आइए, जब पाउडर बनाने के बाद क्या करना है कि मोटर के सहायता से जो बेल्ट या पुल्ली है इसको घुमा दीजिए, है ना? बेल्ट जो लगा हुआ है, जब यहाँ पर मोटर लगाइएगा तब मोटर के सहायता से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। यहाँ क्या कीजिए आप कि यहाँ जो पीसे हैं किसको, अयस्क को पीस के पाउडर बना दिए हैं, तो पाउडर रूप में जो यहाँ पर है, इसको क्या कीजिए कि आप इस पे गिराइए, यहाँ पर इस तरह से इसको गिरा देना है ना? ऐसे करके इस पे गिराइए। तो जब ये गिरेगा तो यहाँ ये वाला बेल्ट जो है ये मूविंग है, मतलब इस तरह से गति कर रहा है, ये बेल्ट इधर इस तरह से आ रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो ये घूमते घूमते यहाँ तक आपका ये पहुंच जाएगा,
क्लियर हो रहा है? यहां तक पहुंचा। अच्छा ये समझिए, जब यहां तक आपको पहुंचेगा इसके बाद है क्या, ये देखना है। अब जब इधर गिरेगा तब क्या होने वाला है, इसमें धातु कौन सी आप लिए है सर, भारी, तो धातु आपका यहीं पर गिर जाएगा। अशुद्धि हल्का तो थोड़ा सा उड़ के अधिक दूरी तक जाएगा, अधिक दूरी तक जाता है, इसको आप इधर अलग कर लीजिए, ये अलग हो जाएगा। इधर आप बर्तन लगा दीजिए जिसमें आपका धातु नीचे आ जाएगा, तो इसमें आप अलग कर लीजिएगा। इधर बात आपको समझ में आ रहा। यहाँ देखिए सबसे पहले ये समझाया आपको, फिर से पर ध्यान से देखिए, अयस्कों के सांद्रण से क्या समझते हैं, तो ये ध्यान देना है कि अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को अलग करना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अयस्कों के सांद्रण के कुल 5 विधि है, जिसमें पहला आपको समझाया हाथ से चुनकर। इसमें भी सेम डिफरेंस लिख देना है कि अयस्क में बड़े बड़े मतलब अयस्क में उपस्थित जो बड़े बड़े अशुद्धि होता है उसको हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं, बस इतना ही लिखिए। इसका गुरुत्वीय पृथक्करण चुंबकीय में क्या है, तो इस दोनों विधि में हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करते हैं दोनों विधि में। अच्छा, दोनों विधि में अयस्क को पीस कर पाउडर बना लेते हैं और ये बेल्ट पे हम लोग गिराएंगे। बेल्ट चूंकि मूविंग है, घूम रहा है, जब इस पे गिरेगा, ये घूम रहा है, इधर आएगा। अगर गुरुत्वीय पृथक्करण रहेगा तो आपको ये समझना है गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या होने वाला है। यहाँ पर धातु क्या है, तो सर यहाँ पर भारी, अगर धातु भारी है तो धातु यहीं पर गिर जाएगा। लेकिन आपका जो अशुद्धि है ये हल्का है, अशुद्धि आपको थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा, इसको अलग कर देना है, धातु आपका अलग हो जाएगा। तो ये हो गया गुरुत्वीय पृथक्करण। अच्छा, कैसे चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता होगा, तो चुंबकीय पृथक्करण में पूरा सेम प्रक्रिया रहता है, यहाँ हल्का और भारी वाला बात नहीं है। चुंबकीय पृथक्करण में हल्का भारी हम नहीं करते हैं, इसको पीस के पाउडर बना लेते हैं। बेल्ट पुलिस में भी रहता है। जब यहां तक पहुंचेगा तो इसमें से ये दोनों पुल्ली में से एक पुल्ली को चुंबक का बनाया जाता है, चुंबकीय पदार्थ का बना रहता है। अगर उसमें जैसे लोहा हुआ आया तो लोहा को सटा लेता है, आयरन जो रहता है उसको अपने में सटा लेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस चुंबकीय पृथक्करण वाले विधि में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक जो पुल्ली होता है इसको बनाते हैं चुंबक का, ये चुंबक आपका होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये चुंबक का है और इधर से आया है कौन कौन, तो आपका धातु भी आया है और अशुद्धि भी आया है। और मान लीजिए यहाँ पर धातु में आयरन आपका लोहा है, तो जैसे यहाँ तक पहुंचेगा यहाँ, तो ये है चुंबक कि लोहा को अपना में आकर्षित कर लेगा, सटा लेगा। जो अशुद्धि होता है वो अचुंबकीय पदार्थ है, अशुद्धिया को खींच नहीं पाएगा और अशुद्धि इधर आपका बाहर हो जाएगा। ये दोनों विधि आपको कंप्लीट हो गया है, कोई बड़ी भारी नहीं है। यहाँ पर 3 को आपको समझा दिया। हाथ से चुनकर क्या कह देंगे, तो ये कहना है कि अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या कहना है कि इस विधि, देखिए इसमें लिखना क्या है, आपको समझा दिए लेकिन इतना सारा आपको नहीं करना है ना, बस मतलब ऐसे पॉइंट है उसको पढ़ते जाइए आप। ये कहना, इस गुरुत्वीय पृथक्करण में ये कहना है कि इस विधि मतलब इस विधि द्वारा, उसमें हम लोग डैश देके लिखने वाले हैं, उसमें कहना है कि इस विधि द्वारा सांद्रण के लिए हम लोग बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करते हैं। कभी आपको पूछेगा नहीं दोनों, न कभी आप पूछता भी नहीं है। आपको अगर पूछना होगा तो ये दोनों आपको पूछता है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फेनोत्प्लावन है, इस पे हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें ये कहते हैं कि इस विधि द्वारा सांद्रण के लिए हम लोग बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करते हैं, बस इतना ही इसमें लिख के छोड़ देना है, बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ चुंबकीय पृथक्करण में क्या कह देंगे, इसमें भी सेम ही लिख देंगे कि इस विधि द्वारा सांद्रण के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों आपको समझ में आना चाहिए, है ना। दोनों में इसमें बताइए, गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या रहता है, तो एक हल्का भारी रहेगा उसको पृथ्वी अपनी जल्दी से खींच लेगा, हल्का रहेगा दूर हो जाएगा, तो गुरुत्वीय पृथक्करण हुआ। चुंबकीय पृथक्करण में 2 पुल्ली में से एक पुल्ली को चुंबक का बना दीजिए, जो धातु आएगा तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, चुंबक का होना चाहिए। चलिए 3 को कंप्लीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं फेन उत्प्लावन विधि, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए यहाँ तक में आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या है, तो फेन उत्प्लावन। फेन उत्प्लावन विधि क्या होता है। अच्छा देखिए, फेन उत्प्लावन विधि में हम सबसे पहले ये समझना, पीछे के जो था मतलब वीडियोस में डिस्कस किए हैं कि अयस्क कितने प्रकार का होता है, इसी के लिए डिस्कस किए थे। तो वहां पर एक सल्फाइड अयस्क आपका आया था। ऑब्जेक्टिव आपको पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा केवल सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, केवल सल्फाइड अयस्क, ये आपका हुआ, केवल सल्फाइड अयस्क का ही सांद्रण हम लोग करेंगे। अब ऐसा सल्फाइड अयस्क मतलब तो उसमें सल्फर, जैसे मान लीजिए ZnS आपको दिया है, नहीं FeS2 करके कुछ इस तरह से दिया है, या Cu2S इस तरह से कुछ, मतलब जिसमें धातु, जिंक है धातु, सल्फर है, आयरन है, सल्फर है, कॉपर है, सल्फर है। तो अगर आपको इस तरह से सल्फर मिलता है ना, तो इस मतलब यदि कोई अयस्क है
और उसमें धातु के साथ साथ अगर सल्फर उपस्थित होता है तो इसको सल्फाइड अयस्क कहते हैं। और ध्यान रखिएगा PbS हो गया, इस तरह से सल्फर यहाँ पर भी है। तो अगर किसी भी अयस्क में धातु के साथ यदि आपको सल्फर दिखाई दे तो इसको सल्फाइड अयस्क कह रहे हैं। ये पहले डिस्कस कर दिए हैं, अयस्क का टाइप पढ़ाए थे ना कि के प्रकार के अयस्क होता है, तो उसमें आपको बताए थे कि जिसमें धातु के साथ साथ सल्फर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि फेन उत्प्लावन में जो पढ़ा रहे हैं इसके लिए सबसे एकदम सारा का सारा मोस्ट आपके लिए भी आई है, सबके सब मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है। तो ये कहना है कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग केवल सल्फाइड अयस्क का ही सांद्रण करते हैं। अगर सांद्रण करने की बात करें कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किसका सांद्रण करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि केवल सल्फाइड अयस्क का। आपके इस ऐसा काहे, इसको सल्फाइड अयस्क का ही केवल सांद्रण काहे करते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितना भी सल्फाइड अयस्क बनता है सबके सब बड़ी हल्का होता है ना, ये काफी हल्का होता है। इस कारण से हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसका सांद्रण करते हैं। तो काफी हल्का, ध्यान रखिएगा, काफी हल्का होता है। नहीं, अगर सर हल्का होता है इस कारण से मतलब क्या, ये देखिए आपको बाद में जब पूरा प्रक्रिया समझ में आ जाएगा, जब इसको समझा देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हल्का होने के कारण ही इसको फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम सांद्रण करते हैं, है ना। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण करने का मेन कारण क्या है, तो जो भी सल्फाइड अयस्क होता है तो काफी अधिक हल्का होता है, और हल्का होने के कारण ही हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। थोड़ा सा उसको पेशेंस रखे, धीरे धीरे समझ में आएगा, बड़ी सारा चीज इसमें है, तो थोड़ा है ना, सुनते जाइए एक बार में टोटल फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से इसको समझिए, फेन उत्प्लावन विधि हम लोग शुरू कहां से, इसको नहीं, एक क्वेश्चन लास्ट में आपको लिखवा देंगे कि सल्फाइड अयस्क का साधन हम लोग फेन उत्प्लावन विधि जो है इस विधि द्वारा हम लोग काहे करते हैं। तो ये कह देना है कि सल्फाइड अयस्क का हल्का होने के कारण ही, मतलब सल्फाइड अयस्क का हल्का होता है और इस कारण से इसका सांद्रण जो है या सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। अच्छा अब आइए, फेन उत्प्लावन विधि में वास्तव में होता क्या है, तो समझिए फेन उत्प्लावन विधि में हुआ क्या है। सबसे पहले तो फेन उत्प्लावन विधि में आपको ये समझना है यहाँ पर कि एक बर्तन हम लोग को ले लेना है ना, एक बर्तन लेना है। अच्छा यहाँ पर भी आपको समझाए थे, इस विधि में गुरुत्वीय पृथ्वीकरण में बेल्ट पुल्ली का प्रयोग करना है, इसमें बेल्ट पुल्ली करना है और चूर्ण बना देना है। आपको बोले थे पाउडर बना देना है, पीस देना है, चूर्ण बना देना है, अयस्क का चूर्ण होना चाहिए। तो फेन उत्प्लावन विधि में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भी चूर्ण का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ले लेना है क्या, एक बर्तन इस तरह से आपको लेना है और बर्तन में डालना क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें जल का प्रयोग कीजिए, इसमें जल डाल दीजिए, जल होना चाहिए, प्लस इसमें जो चूर्ण रूप में अयस्क, जो अयस्क आप पृथ्वी से निकाले हैं उसको पीस के पाउडर बना दीजिए, इसमें जल के साथ डाल दीजिए। और साथ साथ इसमें और होना चाहिए, इसमें जल पहले से है, अयस्क डाल दिए हैं, कौन सा अयस्क डाले हैं सर, तो सल्फाइड अयस्क। ध्यान रखिएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा केवल और केवल सल्फाइड अयस्क का ही सांद्रण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए क्या है, इसमें जल लिए हैं और क्या लिए हैं, तो चूर्ण रूप में अयस्क ले लिए हैं, और क्या आपको लेना है सर, तो इसमें तारपीन का तेल। अब बाजार में जाइएगा और किराना स्टोर में कहिएगा कि तारपीन का तेल दे दिए तो दे देगा आपको। तो तारपीन का तेल, तक ये चीज हो गया। तो यहाँ देखिए एक यहाँ है, दूसरा और तीसरा, तीन चीज का सबसे पहले आपको प्रयोग करना। एक चीज हम ध्यान से समझते जाइए, इसमें ये बोल रहे हैं कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग केवल और केवल सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, पहला बात क्लियर है। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाए कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा काहे करते हैं, तो ये कहना है हम लोग को, ध्यान दीजिए कि जो सल्फाइड अयस्क होता है वो एकदम हल्का होता है, काफी अधिक हल्का होता है, और इस कारण से ही हम लोग इसका सांद्रण जो है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग करते हैं फेन उत्प्लावन विधि से। अब कहा जाए कि फेन उत्प्लावन विधि का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का, है ना। तो क्या कीजिएगा, अब फेन उत्प्लावन विधि के वर्णन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कहना है कि फेन उत्प्लावन विधि हम लोग करते क्या है, तो एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में डालते हैं जल, चूर्ण रूप में अयस्क और तारपीन का तेल। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, जल लेते हैं, चूर्ण रूप में अयस्क लेते हैं और तारपीन का तेल लेते हैं, ये क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए और यहाँ पर थोड़ा पिन होल छोड़ दीजिए, छोटा सा छिद्र छोड़ देना है ऐसे, जिससे कि इसको हवा दे सके हम लोग, है ना, इसे हवा हम लोग दे सके। पहले बना रहे हैं फिगर में क्या क्या बनने वाला है जो, और यहाँ पर गया थोड़ा छिद्र छोड़िए
और यहाँ से ऐसे निकाल के हटा दीजिए इस तरह से। वो काहे दिए है वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा, जब समझावल जाएगा ना तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये पूरा बर्तन का सिचुएशन आपको कंप्लीट कर दिए हैं। जो बर्तन वाला सिचुएशन होना चाहिए, पहले आपको ध्यान रखना है सर, यहाँ कुछ पढ़ के मत जाइए, लेकिन फेन उत्प्लावन विधि निश्चित पढ़ के जाओ, है ना। इसमें आपको ये नहीं पढ़ो कि है ना हाथ से चुनकर, कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा को भी कहिए तो हाथ से चुनकर मतलब क्या है, बड़ा बड़ा सो देखो उसको हाथ से चुनकर अलग कर लेंगे। गुरुत्वीय पृथ्वीकरण तो हल्का भारी देख लेना है, जो भारी रहेगा वो नीचे चल जाएगा, जो हल्का रहेगा है ना, जो हल्का रहेगा वो अपना बेल्ट, इसमें बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग किए थे, हल्का दूर चल गया था, भारी नीचे गिर गया था। अब चुंबकीय पृथ्वीकरण में क्या है, इसमें भी बेल्ट पुल्ली, और उसमें एक पुल्ली जो आपका होगा वो होगा चुंबक का, है ना। और मान लीजिए लोहा का अयस्क, उसमें लोहा है तो चुंबक पर लोहा को अपना सटा लेगा उसमें। ये क्लियर हो गया है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए फेन उत्प्लावन है, ऐसे हम लोग को टाइम भी देना है। तो यहाँ फेन उत्प्लावन विधि में आधा आपको समझा दिए हैं, पूरा अगर डिस्कस करेंगे फिर भी आप यहाँ पर है ना, ये काफी अधिक हल्का होने के कारण काहे इसका प्रयोग करते हैं सब समझ में आएगा। फेन उत्प्लावन विधि में पहले क्या करना था, सबसे पहले ये कहना है कि इस विधि द्वारा केवल हम लोग सल्फाइड गैस का संधारण करते हैं, पहला बात। दूसरा चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये तो लास्ट में आपको एक क्वेश्चन लिखाएगा कि है ना, सल्फाइड गैस का संधारण फेन उत्प्लावन विधि से हम लोग काहे करते हैं। तो ये कहना है कि हम लोग जानते हैं कि सल्फाइड गैस का हल्का होता है, और हल्का होने के कारण इसको फेन उत्प्लावन विधि द्वारा संधारण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें देखिए रेस्ट जो बचा है ना, उसको अगला वीडियो में हम कवर करने वाले हैं।